पूरी दुनिया हैरान रह गई। हर कोई इस अप्रत्याशित घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। सालों के सपोर्ट के बाद जो एक मजबूत गठबंधन का प्रतीक था, ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह एक ऐसा झटका था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने एक ऐसे मूव से जिसने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को चौंका दिया, यूक्रेन को दी जाने वाली सारी एड अचानक बंद कर दी। मिलिट्री हार्डवेयर, इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो यूक्रेन के डिफेंस के लिए इतने क्रूशल थे, रातों रात गायब हो गए। यह एक ऐसा कदम था जिसने सभी को असमंजस में डाल दिया। इस डिसीजन का असर तुरंत और दूर तक दिखाई दिया। कीव, ब्रसल्स, मॉस्को और बाकी जगहों पर हलचल मच गई। हर कोई इस नए घटनाक्रम के परिणामों को समझने की कोशिश कर रहा था। यूक्रेन की वॉर, जो अब तीसरे साल में है, एक मुश्किल स्टेलमेट बन गई थी। थके हुए लेकिन दृढ़ पश्चिमी एड से मजबूत यूक्रेनियन फोर्सेस रशिया की लगातार एग्रेशन के खिलाफ अपनी पोजीशन बनाए रखने में कामयाब रहे थे। यह एक कठिन संघर्ष था, लेकिन वे डटे रहे। अमेरिका के सपोर्ट के सडन विथड्रॉवल ने इस डेलिकेट बैलेंस को तोड़ने का खतरा पैदा कर दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने सभी को चौंका दिया। इसने एक डरावना सवाल खड़ा कर दिया, क्या यूक्रेन अपने सबसे पावरफुल एलाई के बिना सरवाइव कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। वॉशिंगटन से आई इस न्यूज ने दुनिया भर के लीडर्स की रूह कंपा दी। हर कोई इस नए घटनाक्रम के परिणामों को समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब साफ था, ग्लोबल ऑर्डर, जो पहले से ही जियोपॉलिटिकल टेंशन से तनाव में था, अब अनजान और खतरनाक टेरिटरी में जा रहा था। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा अपने नाजुक पीस और कोऑपरेशन के प्रॉमिस के साथ उनकी आंखों के सामने क्रम्बलिंग होता दिख रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ यूक्रेन के लिए क्राइसिस नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस थी। हर कोई इस नए घटनाक्रम के परिणामों को समझने की कोशिश कर रहा था। दाव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे और ग्लोबल सिक्योरिटी का फ्यूचर अधर में लटका हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया एक अनिश्चित भविष्य की ओर देख रही थी। यूक्रेनियन लोगों के लिए वॉशिंगटन से आई न्यूज एक बॉम्ब की तरह थी। ये खबर उनके लिए एक बड़े झटके के समान थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। एडवांस्ड वेपनरी, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, हाइमर्स रॉकेट सिस्टम्स और इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस डेटा, जिनकी मदद से वो दुश्मन को पीछे धकेल पा रहे थे, अब बंद होने वाले थे। ये हथियार और जानकारी उनके लिए जीवन रेखा के समान थे और अब उनके बिना लड़ाई और भी कठिन हो गई थी। बैटलफील्ड पर इसका असर तुरंत दिखा। केओस और कंफ्यूजन बढ़ने लगे और सोल्जर्स को अपनी रणनीतियों को फिर से सोचना पड़ा। यूक्रेनियन फोर्सेस, जो अमेरिका द्वारा प्रोवाइड की गई रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर डिपेंड करते थे, अब एंड हियर में लड़ रहे थे। बिना इन महत्वपूर्ण संसाधनों के उनकी स्थिति और भी कमजोर हो गई थी। सप्लाई लाइंस, जो पहले से ही कमजोर थीं, अब कोलैप्स होने वाली थीं। सोल्जर्स को जरूरी सप्लाईज और एम्यूनिशन की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी लड़ाई की क्षमता पर गहरा असर पड़ा। सोफिस्टिकेटेड वेपनरी, जो रशियन आर्मर और एयर पावर के खिलाफ उनकी फाइट में बराबर का मौका देता था, हर दिन कम होता जा रहा था। ये हथियार उनके लिए एक महत्वपूर्ण एडवांटेज थे और अब उनके बिना उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई थी। मोराल, जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में काफी ऊंचा रहा था, अब गिरने लगा था। सोल्जर्स को अब अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ा और उनकी हिम्मत टूटने लगी। ये जानकर कि अब वो अमेरिका के सपोर्ट पर डिपेंड नहीं कर सकते, बैटलफील्ड पर निराशा छा गई। सोल्जर्स को अब अपने दम पर लड़ना पड़ा और उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई। यूक्रेनियन स्पिरिट हालांकि अब भी टूटा नहीं था, लेकिन अब उसे सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। सोल्जर्स ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्हें अब और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्रेमलिन ने जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में आए इस सडन शिफ्ट में अपॉर्चुनिटी देखकर इस सिचुएशन का फायदा उठाने में देर नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने अटैक्स को तेज कर दिया और यूक्रेनियन फोर्सेस को और भी दबाव में डाल दिया। रशियन फोर्सेस अपने दुश्मन की कमजोरी से उत्साहित होकर अपने अटैक्स और तेज कर दिए। उन्होंने यूक्रेनियन डिफेंसेस को तोड़ने की कोशिश की और उनकी स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। नेगोशिएटेड सेटलमेंट की उम्मीद, जो हमेशा से ही कमजोर थी, अब पूरी तरह से खत्म होती दिख रही थी। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अब बेकार साबित हो रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। ईस्टर्न यूरोप में
बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक सभी कैपिटल्स में डर और अनिश्चितता का माहौल था। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि आगे क्या होगा। इस क्षेत्र में जहां इतिहास ने कई बार अपने क्रूर चेहरे को दिखाया है, एक बार फिर से अनिश्चितता और भय का माहौल था। यूक्रेन के लिए यूएस सपोर्ट के विथड्रॉल ने एक साफ मैसेज दिया। सिक्योरिटी गारंटीज जो सोवियत यूनियन के फॉल के बाद से रीजन की स्टेबिलिटी का आधार थे, अब सवालों के घेरे में थे। यह एक ऐसा संदेश था जिसने न केवल यूक्रेनियंस को बल्कि पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, जिनका रशिया के साथ अपना हिस्ट्री रहा है, इस क्राइसिस को बढ़ती चिंता के साथ देख रहे थे। इन देशों के लीडर्स और नागरिकों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। रशियन अग्रेशन का डर, जो कभी एक दूर का नाइटमेयर था, अब बड़ा हो गया था। रशियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज और टैंक्स की तैनाती ने इस डर को और भी बढ़ा दिया था। सोवियत डोमिनेशन की यादें, जो लंबे समय से दबी हुई थीं, अब फिर से ताजा हो गईं। पुराने समय की मिलिट्री परेड्स और सोवियत कंट्रोल की तस्वीरें लोगों के मन में फिर से उभर आईं। तुरंत डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शुरू किए गए, एश्योरेंसेस और रीअश्योरेंसेस की कोशिश की गई। यूरोपियन डिप्लोमेट्स ने इंटेंस डिस्कशंस की और हर कोई एक दूसरे को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई साफ थी। यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जो दशकों से केयरफुली बनाया गया था, अब हिल गया था। यूरोपियन पार्लियामेंट और मिलिट्री बेसिस में भी चिंता का माहौल था। पुरानी सर्टेनिटीज चली गई थी और उनकी जगह एक डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल रियलिटी ने ले ली थी। यूरोपियन यूनियन फ्लैग का टूटना और पुराने पॉलिटिकल पोस्टर्स का हटाया जाना इस बदलाव का प्रतीक था। अब सवाल ये था कि क्या यूरोप, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए लंबे समय से यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर था, इस चैलेंज का अकेले सामना करने के लिए पॉलिटिकल विल और मिलिट्री माइट जुटा सकता है। यूरोपियन लीडर्स स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स में जुटे थे और नेटो हेडक्वार्टर्स में भी हलचल मची हुई थी। इसका आंसर फ्यूचर की तरह ही अनसर्टेन था और एक कॉन्टिनेंट का फेट इसी पर डिपेंड करता था। यूरोपियन सिटीज में डस्क के समय का माहौल और कैफेज में न्यूज देखने वाले लोग इस अनिश्चितता को और भी गहरा बना रहे थे। यूएस के सडन विथड्रॉवल ने नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। वर्ल्ड वॉर II के बाद सोवियत एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ एक ढाल के रूप में बनाया गया। ये अलायंस इस मैग्नीट्यूड के टेस्ट का सामना पहले कभी नहीं किया था। अपनी अनपैरेलल्ड मिलिट्री माइट और ग्लोबल रीच के साथ यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से नेटो का लिंचपिन रहा था। यूरोप के डिफेंस के लिए उसकी कमिटमेंट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 5 में दर्शाई गई है। एक पर अटैक, सब पर अटैक, ये 7 दशकों से यूरोपियन सिक्योरिटी का बेडरॉक रहा था। अब जब यूएस अपने ग्लोबल कमिटमेंट से पीछे हटता दिख रहा है, तो सवाल ये है कि क्या यूरोप आगे बढ़कर इस काली जागा को भार सकता है? क्या बाकी नेटो मेंबर्स, जिनमें से कई अभी भी इकोनॉमिक चैलेंजेस और इंटरनल पॉलिटिकल डिविजन से जूझ रहे हैं, रशियन एग्रेशन को रोकने के लिए रिसोर्सेज और रिजॉल्व जुटा सकते हैं? इसका आंसर बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। हालांकि यूरोपियन लीडर्स रशिया के एक्शंस की निंदा करने और यूक्रेन के लिए सपोर्ट में एकजुट थे, लेकिन उन बातों को कॉन्क्रीट एक्शन में बदलना बिल्कुल अलग बात थी।